हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे चैप्टर 1 और फिजिक्स क्लास 12th का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज चार्ज की पढ़ी, चार्ज कैसे आया, कितने टाइप के चार्जेस होते हैं, उसकी बेसिक सब चीज़ों को हमने नोटिस किया। ठीक है, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2, जो कि है कूलम्स लॉ के ऊपर डिपेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोलूं तो कूलम्स लॉ आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, कूलम्स लॉ जो हम स्टडी करने वाले हैं वो एक्चुअली में क्या है, वो डिपेंड करता है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस पे। अगर हमारे पास हमने चार्ज पढ़े, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अगर दो चार्ज को इंटरेक्ट किया जाए, पास पास लाया जाए, किसी डिस्टेंस से सेपरेट किया जाए, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करेंगे। इसी के बारे में क्या कूलम्स ने हमें बहुत बातें बताई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में बताया उन्होंने। किसके बारे में? इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस के बारे में बताया। दूसरी बात ये कि मान लीजिए दो चार्जेस है मेरे पास, दोनों आर डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं। किससे? आर डिस्टेंस से। तो मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, यहां पर मैं ऐसे मान लेता हूं, ये चार्ज है क्या? Q1, और यहां पर एक चार्ज है मेरे पास क्या? Q2। दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिसको मैं बोल दूंगा क्या? R डिस्टेंस से दोनों का सेपरेशन हुआ है, R डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं। अब होगा क्या? दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेट अस से दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए कूलम्स ने क्या तीन चार बातें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बातें। एक्चुअल में क्या होने वाला है, पहले एक चार्ज पे दूसरा वाला चार्ज एक फोर्स लगाने वाला है, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इस तरह से लिखेंगे इसको। वेक्टर क्वांटिटी या डायरेक्शन उसकी ये रहेगी लेफ्ट में। इन अ सिमिलर वे, जो पहला चार्ज है दूसरे चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, बिकॉज दोनों रिपेल कर रहे हैं तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सबसे पहली बार कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। ये इस तरह के फोर्सेस को पहली जो स्टेप है वो लिखना है कि ये सेंट्रल फोर्सेस है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं? जो कि अलोंग द लाइन फोर्स लगते हैं। मान लो सेकंड ने फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाया तो सीधी डायरेक्शन में लगाया ना, इसी लाइन में। ऐसा नहीं है कि सेकंड वाले ने फर्स्ट वाले को इधर धकेल दिया या इधर धक्का मार दिया या इधर मार दिया, नहीं, बिल्कुल सीधा, जैसे लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस है, उसी लाइन में फोर्स लगेगा। मतलब Q1 यहां से मूव करके सीधा इधर आएगा, ऐसा नहीं है इधर या इधर जाएगा। सिमिलर Q1 Q2 पे अप्लाई कर रहा है फोर्स, वो भी अलोंग द लाइन फोर्स लगेगा, मतलब ऊपर नीचे नहीं लगेगा। इसका मतलब इस तरह की फोर्सेस को बोला जाता है सेंट्रल फोर्सेस। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, फोर्स acts along the line joining force acts along the line joining the center of two charges, the center of two charges। बिल्कुल बात समझ में आई? ये जो फोर्स लग रहा है along the line joining center of two charges, इसी को बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है, जो along the line फोर्स लगते हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस है। अब एक और चीज, जो फोर्स 1 पे 2 लगा रहा है और 2 पे जो 1 लगा रहा है, वो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दो बोथ फोर्सेस आर इक्वल बट देयर डायरेक्शन विल बी अपोजिट। मतलब 1 पे जो 2 लगा रहा है वो इधर डायरेक्शन में है, 2 पे जो 1 लगा रहा है वो उस राइट डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के फोर्स का सेम रहेगा। समझ गए? अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं, F1 पे जो 2 फोर्स लगा रहा है माइनस 2 पे जो 1 फोर्स लगा रहा है वो नेगेटिव होगा एक दूसरे का। याद आ रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ टाइप? वहां भी ऐसे कुछ एक्शन रिएक्शन पेयर वाला ये काम चल रहा है। तो ये जो फोर्सेस, ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस हैं, बिकॉज फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, सेंट्रल फोर्स है पहली बात। दूसरा, जो 1 पे फोर्स 2 लगा रहा है और 2 पे 1 लगा रहा है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन आया, ये नेगेटिव साइन किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए है। बात समझ गए? तीसरी चीज क्या इसके अंदर,
ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब आगे अगर मैं बताऊं आपको तो यहां से दो चीजें, चलो ये आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इससे क्या निकला, लॉ निकला क्या कि फोर्स कितना है, कैसे निकला। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। तो मैं इसको कहां लिखूं, यहां लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस फोर्स, या एक काम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखवा दूं पहले थोड़ी सी, वो सही रहेगा। ठीक है, अब मैं अगर मैं मैग्नीट्यूड में बात करूं, मैंने नेगेटिव साइन लगाया ना, अगर मैं ये मोड लगा दूं, वन पे जो टू फोर्स लगा रहा है अगर मोड में ले ले तो मोड में क्या आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया सेम, बिकॉज माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती भाई, मोड है ना तो मोड के अंदर माइनस चला गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन के लिए अगर देखोगे तो यहां नेगेटिव साइन है, डायरेक्शन उसकी रिवर्स है। ठीक है, तीसरी चीज, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है भाई, एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, वो हमने पढ़ा था न्यूटन का लॉ, उसी तरह से ये क्या है, ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। बात समझ गए? ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन पेयर तो है, ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना ये वापस फोर्स लगा रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। समझ गए? तो ये तीन चीजें हमें पता चली यहां से। अब एक काम करते हैं, अब इसका लॉ से हम जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो फोर्स है वो निकालते हैं। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे वाली चीजें बिठा दूंगा, फिर यहीं पर मैं निकाल दूंगा इससे साथ ही। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब करते हैं आगे। अब यहां पर कूलम्स लॉ की इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन तो नहीं बोलेंगे है ना, जो लॉ डिराइव किया उन्होंने उसकी बात करते हैं। उन्होंने चेक किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल चेक किया, दो चार्ज लिए, दो चार्ज की डिस्टेंस को उन्होंने चेंज किया। डिस्टेंस पहले क्या किया, यहां रखा मान लीजिए, फिर डिस्टेंस को पास लाए तो देखा फोर्स बढ़ गया, और पास लाए फोर्स और बढ़ गया, दूर लेकर गए यहां से तो आर से दूर लेकर गए तो फोर्स कम हो गया। तो इस ये जो रिलेशन है, यही रिलेशन बताई उन्होंने, डिस्टेंस के साथ फोर्स की रिलेशन बताई किन्होंने, कूलम्स ने। ठीक है, अब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल जब उन्होंने डेटा कलेक्ट किए तो फोर्स उन्होंने ये देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस है। बात समझे? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 इंटू Q2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उन्होंने चेक किया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को जब हमने क्या किया, डिस्टेंस के साथ हमने चार्ज को कम ज्यादा किया तो फोर्स पे जो इंपैक्ट बढ़ रहा है, फोर्स पे इंपैक्ट का मीन्स फोर्स कम या ज्यादा हो रहा है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब दोनों को कंबाइन कर दूं मैं, जब मैं दोनों को कंबाइन करूंगा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बात समझे हैं या नहीं समझ में आई? समझ गए होंगे। अब क्या होगा, अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो आपको पता है कांस्टेंट आता है, यहां कर देते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट क्या है, वो कांस्टेंट है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बात आ रही समझ में? ये कांस्टेंट है, तो मैं इस फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी भी कह सकता हूं, वेक्टर भी इसके ऊपर दे सकते हैं। ठीक है, तो F का जो फॉर्मूला बना फाइनली वो बना, वेक्टर लगा दीजिए चाहे, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर K क्या है, K क्या है, ठीक है, K डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट इज अ कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। K is constant and depends on, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है कि आपने दो चार्ज जो लाए हैं क्या वो आपने एयर के अंदर रखे हैं, क्या आपने वाटर के अंदर दो चार्जेस को रखा है, या आपने ऑयल के अंदर दो चार्जेस को रखा है, उसके अकॉर्डिंग फोर्स में चेंज आएगा। तो K एक्चुअल में डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। K की जो वैल्यू है माय डियर स्टूडेंट्स, यहां जगह है तो मैं यहां अलग से बता रहा हूं। ठीक है, देखो K एक्चुअल में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे तो ये परमिटिविटी है, एयर की परमिटिविटी आ जाएगी। यहां पर मीडियम है, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, इसको M बोल देते हैं। परमिटिविटी के बारे में मैं एक अलग से क्लास बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है परमिटिविटी का, इसी का खेल है सारा। तो K की वैल्यू एयर के लिए, फॉर एयर, क्योंकि ज्यादातर तो एयर में करेंगे या वैक्यूम में करेंगे
ठीक है। तो k की वैल्यू कांस्टेंट आती है, कितनी आती है याद कर लेना, k की वैल्यू याद कर लेना एयर और वैक्यूम के लिए 9 इज इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। क्या k की हम ऐसे यूनिट निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। k क्या है यहाँ, तो बताओ k की ऐसे यूनिट कैसे निकालूं? k यहाँ पर है तो फोर्स होता है न्यूटन में, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये दोनों नीचे आ जाएंगे कूलम स्क्वायर। अगर k की वैल्यू निकालूं तो इसके न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। दोबारा देख लो, देखो k की वैल्यू निकालनी है तो ये फोर्स न्यूटन में, ये r स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो मीटर स्क्वायर अपॉन q1 q2 कूलम में, ये भी कूलम में ये भी तो कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इसका ऐसे यूनिट हो गई k की। और k की वैल्यू बदलेगी जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करेंगे, जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करेंगे k की वैल्यू क्या होगी, बदलेगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये तो हुई हमारी k की वैल्यू। और यहां पर परमिटिविटी के बारे में, ये एक्चुअल में जो EM है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और अगर परमिटिविटी ऑफ एयर की बात होगी तो यहां पर O आ जाएगा, जीरो करके लिख देंगे। तो परमिटिविटी ऑफ एयर की बात है, इसकी तो पूरी कहानी बाद में पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको, ठीक है। तो यहां हमने सबसे पहले क्या सीखा, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, कूलम्स लॉ। और ये एक्चुअल में कौन सी फॉर्म है, ये स्केलर फॉर्म है, इट इज अ स्केलर फॉर्म, ठीक है। कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म है तो ये हटा दिए यहां से, स्केलर फॉर्म है, ठीक है। सिंपल F इज टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर। अभी इसकी हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर फॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स। एक काम करिए आप इसका ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो रिमूव करता हूं इसको, इसके बारे में एक दो चीजें और है, पहले वो करते हैं फिर आपको। कूलम्स लॉ अभी स्केलर फॉर्म ही चल रहा है, ठीक है ना, स्केलर फॉर्म चल रहा है कूलम्स लॉ का अभी इसको रिमूव करते हैं। अब इनवर्स ये किस किस को फॉलो करता है कूलम्स लॉ, ये थोड़ा सा पढ़ लें और इसका ग्राफ प्लॉट कर लें। अब देखो आपने अभी देखा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था, है ना। फोर्स जहां पर अभी हमने जो रिलेशन निकाली वो क्या निकाली है, स्केलर फॉर्म इसकी k q1 q2 बाय r स्क्वायर, यही तो निकाला अभी। अब यहां से एक चीज चेक करिए, क्या आपको लगता है F इज फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ? भाई कूलम्स लॉ क्या फॉलो कर रहा है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ कर रहा है, नहीं कर रहा? कैसे? दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। देख लो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रहा है। अगर मैं इसका आपको पर्टिकुलर डायग्राम बना के दिखाऊं तो यहां पर क्या है, ये फोर्स y एक्सिस में, x एक्सिस में ये, तो यहां आ गया फोर्स, ठीक है। और ये सेपरेशन है, ये क्या है, सेपरेशन r बोल दो, इसको r बोल दो और इसको लिख दो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है ये। अब जब दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे फोर्स और r का, तो इनवर्सली है तो इस तरह से आएगा, ये ग्राफ इस तरह से प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फोर्स बहुत तेजी से कम हो रहा है, अगर r हम कम कर रहे हैं तो फोर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर r कम कर रहे हैं देखो बढ़ रहा है उल्टा, अगर r बढ़ा रहे हैं तो कम हो रहा है, तो इनवर्स है ना उसका, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, मान लो लेट r को कर दो डबल, ठीक है, क्या कर दो, डबल कर दो r को डबल कर दोगे तो फोर्स कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, तो F डैश कितना हो जाएगा बताओ, डबल कर दूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो फोर्स हो जाएगा 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। भाई फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। पूरा करके तो दिखाना पड़ेगा, सिंपल सी बातें हैं। अगर आप रेडियस को हाफ कर दो, डबल किया था, अब आप r को हाफ कर दो, r को कर दो हाफ, आधा करोगे तो 1/2 1/4 और 4 चला जाएगा ऊपर, और फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द फोर्स। मतलब वही, अगर आप रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो फोर्स 4 गुना बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अगर आप रेडियस को डबल कर रहे हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो रहा है, मतलब 4 टाइम्स कम हो रहा है फोर्स, ठीक है, ओरिजिनल फोर्स से। बात समझ में आई? तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, ठीक है। रिमूव करता हूं मैं इसको। अभी आज कूलम्स लॉ पे बहुत सारी बातें होने वाली हैं,
और सिंपल मैंने पहले आपको इस स्केलर फॉर्म बताई है। अब मैं बताने वाला हूं बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। क्या पढ़ना है? वेक्टर फॉर्म। अब हम करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म किसकी? कूलम्स लॉ की। ठीक है, करिए। उसके लिए क्या है, चार्जेस दोबारा बनाने पड़ेंगे। यहां बना लेते हैं, ये मेरे पास चार्ज है Q1, ठीक है, और यहां पर मेरे पास सेकंड चार्ज है Q2। ओके, सेपरेशन इन दोनों के बीच का कितना था? R था। तो क्या मैं इसको R मोड ले सकता हूं? भाई R था ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके बीच की जो सेपरेशन है इसको R मोड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? फोर्स, ये तो कहानी सेम है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वो तो इस डायरेक्शन में लगने वाला है। फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, वो इस डायरेक्शन में है। ये सारी कहानी तो सेम है यहां तक। अब यहां पर एक पोजीशन वेक्टर ढूंढिए सबसे पहले। ठीक है, अब देखो, अब पोजीशन वेक्टर कैसे ढूंढना है, अब चेक करिए। अब यहां पर आपको करना क्या है कि फोर्स वन ड्यू टू टू की डायरेक्शन ये है ना, इस डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? समझ गए? तो आपको कैसे करना है, तो वो पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन का इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से। वो एक्चुअल में क्या होगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक है, तो आर फाइनल, अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो आर फाइनल R1 माइनस R2 का ये वेक्टर। चेक करो क्या मैंने सही किया। देखो, इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो फाइनल, फाइनल है 1 और माइनस इनिशियल है 2, तो ये है। अगर मैं इस डायरेक्शन का देखूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो क्या आएगा? तो मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। और फाइनल देखो, इधर 2 ये है ना, तो 1 ये है। बात समझ में आ रही है? तो फाइनल 2 है, तो फाइनल 2 इसका पोजीशन वेक्टर ये आएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब दोबारा समझ लो एक बार, दोबारा देखो। अगर ये फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो उसका वेक्टर यही होगा ना, इसी डायरेक्शन में। तो फाइनल क्या है? फाइनल 1 है, तो R1 माइनस R2। अगर इस डायरेक्शन में है तो फाइनल क्या है? 2, तो R2 माइनस R1। तो ये पोजीशन वेक्टर मैंने निकाल लिए, बिकॉज इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है वेक्टर फॉर्म में। किसमें? वेक्टर फॉर्म में। अब क्या करें बताइए? अब एक काम करते हैं, हाँ इसको भी ऐसे मोड में लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अब मोड में लिख लिया इसको हमने। अब देखिए, सबसे पहली बात, सिंपल वेक्टर, सिंपल फॉर्मूला क्या था फोर्स का, कूलम्स लॉ का, स्केलर फॉर्म में, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R मॉड का स्क्वायर। भाई इस बार R मॉड ले लिया या R स्क्वायर, बात तो वही है। ये उसकी थी स्केलर फॉर्म, किसकी? कूलम्स लॉ की। ये स्केलर फॉर्म है। अब मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में आपको पता है डायरेक्शन चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। वेक्टर फॉर्म तभी तो होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे चाहिए डायरेक्शन। तो मुझे बताइए, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे मिलेगी? क्या आपने पढ़ा? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एक वेक्टर लेना पड़ता है, यूनिट वेक्टर, जो कि मान लो अगर ये यूनिट वेक्टर है मेरा, ठीक है, वो क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। याद करो, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अगर मुझे यूनिट वेक्टर ए का चाहिए तो उसी के अलोंग एक वेक्टर चाहिए मुझे, अपॉन उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अभी देखो क्या होने वाला है। मैं सबसे पहले फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की बात कर रहा हूं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। मुझे क्या चाहिए? सबसे पहली बात, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर तो था ही, इसके साथ मुझे पोजीशन वेक्टर चाहिए। भाई मैग्नीट्यूड तो है, मुझे पोजीशन वेक्टर तो चाहिए। डायरेक्शन के लिए पोजीशन वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर, नॉट पोजीशन वेक्टर, सॉरी टू से, इट इज अ यूनिट वेक्टर। मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर, फोर्स 1 पे 2 लगा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है,
इधर, और इस साइड का मुझे बताइए क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है उसी डायरेक्शन का वेक्टर चाहिए। तो इस डायरेक्शन में जिस साइड फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन का वेक्टर कहाँ है, उस डायरेक्शन का वेक्टर ये नहीं दिख रहा क्या? अरे भाई जिसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो फोर्स 1 पे 2 लगा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, क्योंकि 1 पे 2 लगा रहा है। इस साइड का ही मुझे क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर निकालूंगा तो उसी डायरेक्शन का एक वेक्टर चाहिए ना, तो उसी डायरेक्शन का एक वेक्टर लाओ, एक वेक्टर लाओ। मतलब पहले उस डायरेक्शन का वेक्टर कैसे लाऊं मैं, बात समझ आ रही है आपको मेरी, नहीं आ रही? और उसी का ही मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसी डायरेक्शन का वेक्टर कौन सा है, वो है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर नहीं है, वो भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, वेक्टर मिल गया, उसी का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर इनटू, पहले यूनिट वेक्टर लिख दो, यहां पर क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए डायरेक्शन के लिए। फिर आप एक काम करो, अगले स्टेप में इसको चेंज कर दो, है ना। यूनिट वेक्टर मैं कहाँ करूँ, जगह थोड़ी कम है, बात समझ में आ गई। अब इस यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, उसी डायरेक्शन का वेक्टर, क्योंकि फोर्स 1 पे 2 लगा है, इस डायरेक्शन उसी डायरेक्शन का वेक्टर मुझे मिल गया ये। तो मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ, किसका, इसका यूनिट वेक्टर अभी निकल जाएगा। r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर। ठीक है, निकाल रहा हूँ यूनिट वेक्टर उसका, इसके इसी का वेक्टर। तो इसका वेक्टर है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर ये पुटअप कर दी, यूनिट वेक्टर निकाल दिया मैंने, यहां पर ये वैल्यू लगा दीजिए। तो आ गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, k q1 q2 अपॉन r को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको लिख दो पहले, क्या r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर अपॉन क्या आएगा, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। बात समझ में आ गई, बस पहुंचने वाले हैं हम फाइनली। अब देखिए, जब इस डायरेक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में था, उसी डायरेक्शन का हमें वेक्टर मिल गया, तो वेक्टर उसी डायरेक्शन का मैंने लगा दिया ये, अपॉन यूनिट वेक्टर निकाला उसी डायरेक्शन का, यूनिट वेक्टर ये दिस वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो वही तो लगा यहाँ पर, क्या गया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर में वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर कौन सा, उसी डायरेक्शन का वेक्टर मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया। सिंपल कहानी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब क्या इस आर वेक्टर को मैं बदल सकता हूँ, अरे r1 माइनस r2 आर वेक्टर के तो इक्वल है, बेसिक के तो इक्वल है, ये तीनों इक्वल है ना, ये भी ये भी ये भी ये। तो क्या मैं r1 माइनस r2 इसकी जगह लिख सकता हूँ, लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, आप देखो मैं लिख रहा हूँ इसकी जगह, ये तो वैसे ही k q1 q2 बाय, इसकी जगह भी मैंने लिख दिया r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का क्यूब, नहीं हो गया क्या ये, और ऊपर बचा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये आ गई जी कौन सी फॉर्म, ये आ गई कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये आ गई कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। एक काम करिए, मैं कुछ रिमूव करना चाहूँगा, मैं ये चीज़ रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि बस उसकी फाइनल फॉर्म में यहाँ लिख देता हूँ। समझ में आ गई, क्योंकि जगह अब है कम, तो फाइनल निकल गया, स्केलर फॉर्म मिटा देते हैं इसकी, और फाइनल जो आंसर है वो यहाँ लिख देते हैं। ये तो समझा दिया आपको मैंने। अब ये फाइनल आंसर हमारा, बस वहाँ से लिख देना है इसको। तो फाइनल आंसर आया हमारा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इन द वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, ऊपर आ गया r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, है ना, इसको कम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस r2 वेक्टर, ये आ गया हमारे पास, और इसको लिख देते हैं फोर्स 1 to 2। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये आ गई हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इसको लिख दे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब एक चीज और सिखाता हूं, क्या मैंने ये निकाला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल सकते हैं, खुद से निकाल के दिखाओ। तो हमें इस बारी पोजीशन वेक्टर कौन सा, हमें इस बारी यूनिट वेक्टर कौन सा चाहिए, गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो 2 पे जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में लग रहा है, उस डायरेक्शन का वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, देखो उस डायरेक्शन में तो है, तो r2 माइनस r1 आ जाएगा इसी जगह, और अपॉन उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और फिर r को दोबारा चेंज कर लेंगे किससे, r2 माइनस r1 से, क्योंकि ये इसके इक्वल होगा। अगर इसका केस करेंगे तो
इसकी जगह ये रखेंगे, अगर इसका केस करेंगे तो इसकी जगह ये रखेंगे, वैल्यूज में चेंज आ जाएगा। बात समझ गए? इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एक बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको बिठा के मैं उसका F21 का भी लिख देता हूं, ठीक है? ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब इसका लिख लेते हैं, क्या? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, पूरा लिखने की कहानी जरूरत क्या है? K Q1 Q2 बाय कितना था? R² था, और यहां पर इसका यूनिट वेक्टर आ गया, भाई वही तो है, उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो आ गया K Q1 Q2 बाय R²। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो उसी डायरेक्शन का वेक्टर 2 वाली 2 पे 1 फोर्स लगा रहा है, तो उस डायरेक्शन का वेक्टर क्या है? उस डायरेक्शन का वेक्टर है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और उसी का मैग्नीट्यूड अपॉन में उसी का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है? ये मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने ऊपर, मैग्नीट्यूड यहाँ नहीं, मैग्नीट्यूड नीचे है, देखो फॉर्मूला देख लो ना, वो देखो, तो मैग्नीट्यूड उसी का ही लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत? इसको चेंज कर दो R2 माइनस R1 से, इसको चेंज कर दो R2 माइनस R1 से, तो क्या आएगा? फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? फाइनल आएगा K Q1 Q2 बाय K Q1 Q2 बाय R²। तो इस R को भी चेंज कर दो आप किसमें? R2 माइनस R1 में। देखो R2 माइनस R1 इस R की जगह भी लिख सकता हूं, तो यहां लिख दो R2 माइनस R1, ठीक है? स्क्वायर है, स्क्वायर और एक ये है तो क्यूब हो गया, और ऊपर बचा R2 माइनस R1, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, अब आपको आ गया, तो ये इसका फाइनली वेक्टर फॉर्म आ गया, किसका? F21 वाले का, ठीक है? तो आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। तो वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने कवर किया अभी इसका। अब सबसे पहली बात, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पढ़ा है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है? तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और आपका जो कूलम्स लॉ है, जो इंट्रैक्शन ऑफ चार्जेस के बीच में, इसकी भी एक सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, ये सब पता होने चाहिए हमें, है ना? तो अब सबसे पहली बात है, हमने देखो वहां पर क्या था, वहां पर 2 बॉडीज थी, ठीक है? याद करो, वहां पर थोड़ा सा ज़्यादा टॉपिक हो गया, ये m1 था, वहाँ ये मास 2 था, और इनके बीच की डिस्टेंस का सेपरेशन मान लो r था, है ना? तो वहाँ पर एक फोर्स था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था G m1 m2 बाय r², पढ़ा है या नहीं पढ़ा? G इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बात समझे? और अभी आपने एक और लॉ पढ़ा, वो कौन सा है? ठीक है, ये 2 बॉडीज थी m1 m2, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, g इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी आपने एक और लॉ पढ़ा कि 2 चार्जेस हैं, इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस के ऊपर, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r, अगेन द सेम थिंग, बस ये चार्जेस हैं, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, क्या आया था अभी आंसर? K Q1 Q2 बाय R²। क्या ये चीज़ दोनों सिमिलैरिटी नहीं है क्या दोनों में? ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के इन बिटवीन लग रहा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स 2 बॉडीज के बीच के में लग रहा है, तो दे हैव सिमिलैरिटीज। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? और ये क्या है? 2 चार्जेस हैं, K इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पर यह है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बात समझे? यहाँ पर एक डिफरेंस भी है, ये कांस्टेंट है एंड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ये कौन सा मीडियम लिया है? एयर लिया है, या फिर वैक्यूम लिया है, और या फिर आपने ऑयल लिया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? फोर्स और डिस्टेंस की रिलेशन बताता है ये, कैसे फोर्स चेंज होगा अगर हम डिस्टेंस चेंज करेंगे 2 चार्ज बॉडीज की, ठीक है? अब यहाँ पर ये 2 फोर्सेस है हमारे पास, ठीक है? इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हमें पता होनी चाहिए। फिर कूलम्स लॉ की हम वो भी करेंगे बाद में, क्या कि लिमिटेशंस भी हैं कूलम्स लॉ की, असल में लिमिटेशंस नहीं है, तो दोनों की सिमिलैरिटीज
को स्टडी करते हैं और दोनों की डिफरेंसेस को स्टडी करते हैं। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की स्टडीज करनी है तो सबसे पहले स्टडी करते हैं सिमिलैरिटीज की, ठीक है, सिमिलैरिटीज। तो दोनों का मुझे सिमिलैरिटीज बताइए, इसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटीज है, ठीक है। तो एक काम करिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर थोड़ी जगह बना लेता हूँ, फिर सिमिलैरिटीज करते हैं। तो यहाँ पर सिमिलैरिटीज के लिए चलो दो हमारे पास स्पेस हैं, तो पहला ये सिमिलैरिटीज चलो यहीं लिख लेते हैं ना। पहला स्पेस ये कि दोनों फॉलो कर रहे हैं किसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। देखो क्या इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है। तो दोनों फॉलो कर रहे हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ जो कि है F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के। दूसरी सिमिलैरिटी क्या हो सकती है, एक और सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी, ढूंढो। दोनों में जो फोर्स लग रहा है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू बॉडीज लग रहा है, वहां चार्जेस है, यहाँ टू बॉडीज हैं। तो फोर्स एक्ट्स, सेंट्रल फोर्स है ना, एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है। यहां पर भी अगर M1 M2 को फोर्स लगा रहा है तो वो यहां पर भी वही सेम लग रहा है, मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और इधर भी क्या लग रहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। इधर तो आपने भी पढ़ा ही था, अगर दोनों पॉजिटिव से तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रहा था, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो ये दोनों में आ गई सिमिलैरिटीज, किसके अंदर, आपकी FG और FE के अंदर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन बिटवीन दो सिमिलैरिटीज हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, और दोनों फोर्स जो है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये भी लाइन ज्वाइनिंग पे एक्ट करता है, इसी लाइन पे एक्ट करेगा, और ये भी, ठीक है, इधर उधर नहीं। तो आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इनका डिफरेंसेस करते हैं। तो रिमूव करते हैं, अब इसकी सिमिलैरिटीज हो गई, अब आप इनके लिखिए डिफरेंसेस, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या होंगे, डिफरेंसेस बताइए क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में, लग तो सेम सेम रहे ना ये, वो तो हमने बता दी सिमिलैरिटीज। डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस ये है कि एक मीडियम पे डिपेंड करता है, दूसरा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, पता होगा आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस भी लिख लो, चलो डिफरेंसेस, डिफरेंसेस ये हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, पहला FG इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट किस पे, मीडियम पे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम में रख दो दो बॉडीज को, पानी में रखो, हवा में रखो, तेल में रखो, कोई भी मीडियम ले लो, झाड़ियों में रखो, कहीं भी रखो, मतलब कोई भी मीडियम ले लो, क्या होने वाला है, G तो होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है, पूरी दुनिया में कांस्टेंट है, तो नो प्रॉब्लम, FG कहीं भी रख दो सेम फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना। बट जो FE है, जो FE है, इट डिपेंड्स, FE डिपेंड्स ऑन द मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक है, या ऑन मीडियम, मीडियम पे ये डिपेंड फोर्स करता है, ठीक है। जैसे एयर के अंदर K की वैल्यू कितनी है, आपको भी बताया था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक्चुअल में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है G से, ये वैल्यू G से बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव फोर्सेज हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, किससे, ग्रेविटेशनल से, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, देखो -11 और ये 9×10⁹, तो दोनों में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है kg से, इसीलिए ये जो फोर्सेज हैं ये ज़्यादा प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है, और ये बड़ा नॉर्मल है, ठीक है। ये होगी सिमिलैरिटी। अब एक काम करते हैं, इस पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर नीचे जगह नहीं है इतनी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ FE to FG between the two electrons placed at some distance apart।
है ना। क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर, फाइंड द रेशियो ऑफ Fe to Fg when two electrons find the ratio Fe to Fg when two electrons are placed at some distance apart। दो इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी दूरी पे हमने अगर रख दिया तो बताइए, फाइंड करिए Fe to Fg का रेशियो। नो प्रॉब्लम, करिए फाइंड यार, आप लोग करिए पॉज करके, आसान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों को r डिस्टेंस पे आपने रख दिया। कहाँ रख दिया? r डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस r मान लेते हैं। होगा क्या, सबसे पहले इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं। क्या होता है? k q1 q2 बाय r स्क्वायर होता नहीं होता, बाय कूलम्स लॉ। F E इज इक्वल टू, तो क्या आने वाला है? k, ये भी इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं भाई, दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ही q मान लो, k q स्क्वायर बोल दो या e स्क्वायर बोल दो, या चार्ज को e लगा दो, नो प्रॉब्लम। k q स्क्वायर बोल दो या फिर e स्क्वायर लगा दो ना, k e स्क्वायर आ गया अपॉन r स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहले इक्वेशन बना ली। अब इसके ऊपर दूसरा फोर्स लगाओ, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? g होता है वहाँ, m1 m2, m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मास भी दोनों का इक्वल है, मास भी दोनों का इक्वल है, g m1 m2, तो m1 m2 लिख देते हैं, मास पुटअप कर देंगे। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं। चलो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। दोनों का निकालें अब रेशियो। क्या निकालें? दोनों का रेशियो निकालें। रेशियो कैसे निकलेगा? Fe टू Fg रेशियो निकालिए। अब रेशियो में कैसे आपको आने वाला है आंसर इसका? आप एक काम करिए, Fe की वैल्यू निकालिए, k e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है, पुटअप करिए, दैट इज k e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, होल अपॉन में ये वैल्यू Fg, क्योंकि आपको तो रेशियो निकालना है, तो g m1 m2 बाय r स्क्वायर, आपको पता है ये कैंसर, यहाँ रिवर्स कर दो, तो Fe बाय Fg का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया? k e स्क्वायर अपॉन क्या आ गया? g m1 इंटू m2। कोई डाउट? इसके बाद ये स्टेप है। अब यहाँ रख दीजिए वैल्यूज। क्या रख दीजिए? वैल्यूज। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 19 कोलम, तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होल अपॉन क्या है? g की वैल्यू 6.67, सारी वैल्यूज गिवन है आपको। इट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 इंटू मास दोनों का सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, me भी बोल सकते हैं इसको। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर देते हैं कि दोनों का मास तो सिमिलर है ना, स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, चलो मैंने यहाँ ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसको आप करेंगे सॉल्व। समझ गए वैल्यू सॉल्व करने का तरीका? सॉल्व कैसे करेंगे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। अब ये इज इक्वल टू में क्या है? 9 इंटू 1.6 इंटू, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 6.67 इंटू 9.1, दो बारी निकाल दो बाहर, 9.1 इंटू 9.1, 10 की पावर को सॉल्व करो पहले। क्या है? 10 की पावर 9 और माइनस 19, तो 10 की पावर एक तो 9 फिर माइनस 19 और यहाँ पर कितनी है? माइनस 19। इसको सॉल्व करें, होल अपॉन में क्या आएगा? होल अपॉन में आएगा 10 की पावर माइनस 62 ये और माइनस 11, तो 10 की पावर माइनस 11 और माइनस 62। जब आप नियरली पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक तरीका आपको बता दिया, तो 10 की पावर 42 अराउंड इसका आंसर आएगा। ओके, ये आप सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, खुद से घर से सॉल्व करिए, नहीं आता तो देन आई विल हेल्प यू, मुझे बता दीजिएगा। तो ये वैल्यू याद करनी पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है जी, ये वैल्यू जी की वैल्यू कितनी होती है?
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लो, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज थोड़ी सी याद करनी होती है या दे रखी होंगी वहां पर एग्जाम में। ठीक है, एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे और इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब चलते हैं आगे। और न्यूमेरिकल्स की माय डियर स्टूडेंट्स क्लास अलग रहेगी, बिल्कुल अलग से आपको न्यूमेरिकल की क्लास मैं दूंगा जिसमें आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आज बेसिकली हमारी क्लास रही है किसके ऊपर, थ्योरी। तो थ्योरी भी पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें पता बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर अब हमें एक काम करते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, अ चार्ज क्यू लिख लीजिए, अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया चार्ज को। ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स में डिवाइड किया सच दैट इट इज डिवाइडेड, अ चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया सच दैट द फोर्स ऑन चार्जेस आर मैक्सिमम। A charge Q is divided into two parts such that the two parts are separated at a distance such that the force on the charge are maximum. When two parts are separated by some distance, मतलब कहने का मतलब समझो, क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब यह चार्ज क्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इस तरह से डिवाइड किया कि फोर्स चार्ज में मैक्सिमम आए। वो कब आएगा, जब दोनों जो सेपरेट जो दो पार्ट्स है दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, कुछ ऐसे डिस्टेंस में हम रखेंगे जिसकी वजह से फोर्स चार्जेस पे क्या है, मैक्सिमम आए, ज्यादा आए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप खुद करिए इसको। तो सबसे पहले काम करते हैं कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं, दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस ये r है। अब ये है, इसको चार्ज दे दिया पहले पार्ट को Q, तो दूसरे पार्ट को क्या मिलेगा, चार्ज। ठीक है, टोटल चार्ज मान लो x है। इज इट क्लियर, टोटल चार्ज अगर x है तो पहले को अगर Q मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा, Q माइनस एक्स। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। अब ये Q माइनस एक्स है, तो यहां पर हाँ आपको x लेना पड़ेगा ना। ये अगर भाई दोनों का टोटल चार्ज x है तो पहले को अगर x मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, Q माइनस एक्स। टोटल चार्ज अगर आप x लोगे तो पहले को x, दूसरे Q माइनस एक्स। अब r ये है फिक्स्ड, बिल्कुल ये बिल्कुल फिक्स्ड है। अब क्या करें, अब देखिए आपको क्या निकालना है, फोर्स मैक्सिमम निकालना है, मतलब फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ही है ना ये। अगर फोर्स मैक्सिमम, मान लो आपने पढ़ा होगा, अगर y है, y अगर x पे डिपेंड करता है, किसके डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है, तो आपको अगर y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आपको dy बाई dx को 0 के इक्वल करना होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर y x पे डिपेंड करता है और अगर आपको y की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो dy बाई dx जिस पे डिपेंड करता है इसको 0। इन अ सिमिलर वे फोर्स की भी यही कहानी है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। चेक करो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे तो डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है फोर्स, जितना ये चार्ज x। अब देखो अगर फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स मुझे मैक्सिमम चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो df बाई dx को क्या मैं 0 नहीं कर सकता, यहां से मुझे फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। df बाई dx को कर सकते हैं 0। फोर्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए। फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2, तो ये x है और दूसरा क्या है q माइनस एक्स और बाय आर स्क्वायर, तो बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया फोर्स का, बात समझ गए। अब एक काम करें, अब यहां से df बाई dx, यहां ये वैल्यू पुटअप करते हैं df बाई dx, तो यहां लिखें df बाई dx इज इक्वल टू, देखो k बाई आर स्क्वायर तो आ गया कांस्टेंट कॉमन, अंदर क्या बचा
डी बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट बाहर ले लिया, अंदर बचा क्यू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। नई बात समझ में आ रही तो पूछो। देखो मेरी बात समझो, यहां पर वैल्यू रख दी डी एफ बाई डी एक्स, तो फोर्स तो हमने निकाल लिया के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, के बाई आर स्क्वायर पहले मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है ना, के भी कांस्टेंट आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो डिस्टेंस तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो x और q माइनस एक्स यहां पर इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो करिए इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, यहां कर देते हैं डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आया, k बाई आर स्क्वायर तो है कांस्टेंट, ये है qx, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का क्या होता है 1, तो ये आ गया q माइनस इसका क्या आएगा 2x, कितना आया q माइनस 2x, और इज इक्वल टू किसके इक्वल रखना है इसको, जीरो के, यहाँ जीरो के इक्वल है, तो इज इक्वल टू ये भी जीरो, तो इज इक्वल टू फिर ये भी जीरो। जब ये जीरो के इक्वल रखा तो आर स्क्वायर वहां पर जीरो, यहाँ बचा के क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, आर स्क्वायर यहाँ पर जीरो हो गया। अब यहाँ पर के भी नीचे गया, जीरो हो गया, तो क्यू माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, और क्या आएगा 2x इज इक्वल टू क्यू, और x आ गया, x आ गया आपका क्या q बाई टू, कितना आ गया q बाई टू आ गया, x की वैल्यू आ गई q बाई टू, इसका मतलब यहां पर भी चार्ज कितना मिला q बाई टू, और अगर q में से q बाई टू माइनस करूंगा तो यहां पर भी कितना मिला q बाई टू चार्ज मिला। बात समझे, दोबारा से चेक कर लो, नीचे थोड़ा सा डिस्टेंस कम है, मतलब स्पेस। अब देखो दोनों को पहले हमने इस तरह से सेपरेशन किया ताकि आर डिस्टेंस फिक्स कर दिया ताकि इन पे ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। अगर y x पे डिपेंड करता है तो अगर y मैक्सिमम लेना तो dy बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। सिमिलरली फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर x है, जितना x चेंज होगा फोर्स डिपेंड कर रहा है उस पर, तो अगर f मैक्सिमम चाहिए डी एफ बाई डी एक्स टू जीरो आ गया। पहले f की वैल्यू निकालो, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर निकाल लिया बाई कूलम्स लॉ, फिर डी एफ बाई डी एक्स यहाँ पर पुटअप कर दिया, f k बाई आर स्क्वायर बाहर निकालिया, अभी डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या बचा qx माइनस एक्स स्क्वायर, देखो qx माइनस एक्स स्क्वायर ओपन कर लिया, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव किया तो इसका डेरिवेटिव q आ गया और उसका डेरिवेटिव 2x आ गया, माइनस 2x इक्वल टू जीरो है, क्योंकि यहाँ जीरो से जीरो, आर स्क्वायर जीरो, के भी जीरो, तो q माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और q माइनस 2x जीरो, तो 2x इज इक्वल टू q और x आ गया q बाई टू, भाई k भी जीरो ना, तो q माइनस 2x इज इक्वल टू जीरो, और यहां से x आ गया q बाई टू। जब x q बाई टू आ गया तो चार्ज निकल गए दोनों। बात समझ में आ गई, दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले अब मैं इसको करता हूं रिमूव, चलते हैं आगे लिमिटेशंस करते हैं आपके कूलम्स लॉ की। सब कुछ बता दिया आज कूलम्स लॉ के बारे में आपको मैंने, वेक्टर उनका बता दिया, स्केलर फॉर्म बता दी, वेक्टर फॉर्म बता दी, कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया मैंने, तो सब चीज़ें याद रखनी है। हर किसी की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, तो इनकी भी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ऑफ किसकी लिमिटेशंस, कूलम्स लॉ। चलो ठीक है, करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। बताएंगे मुझे कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। ये क्या है, मान लो मेरे पास दो बॉल्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी बॉल्स हैं, फुटबॉल जैसे, अगर पास रखूंगा तो बहुत बड़ी बड़ी दिखने वाली है, एक्सटेंडेड दिखने वाली है, तो उस पे ऊपर अगर वो चार्ज्ड बॉल्स हैं तो उसके ऊपर कूलम्स लॉ काम नहीं करेगा। अगर सेम चार्ज बॉल्स जो फुटबॉल की तरह मैं दूर ले जाऊं, एक बहुत दूर एक यहां, तो अभी वो दोनों डिस्टेंस बढ़ने से छोटी छोटी दिखनी शुरू हो गई। इसका मतलब ये पॉइंट चार्जेस जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया, तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहला ही इनका लिमिटेशन ये है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल कहां, ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस। अगर फुटबॉल में पास ले आया, चार्जेस बड़े हुए हैं उनके ऊपर, तो बड़ी बड़ी बॉल्स पास में है, तो वहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। ये छोटे छोटे चार्जेस, तो अगर छोटा कर बॉल को दूर ले जाओ, अभी डिस्टेंस बढ़ गई, छोटी छोटी दिखने लग गई, तो एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करना शुरू कर दिया, तब ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एक्सटेंडेड चार्जेस। कहां, एक्सटेंडेड चार्जेस में ये चीज क्या है, नहीं, बट ओनली एप्लीकेबल, ओनली एप्लीकेबल, केवल एप्लीकेबल है तो कब, ऑन पॉइंट चार्जेस। जब आप पॉइंट चार्जेस से करेंगे तब एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। एक्सटेंडेड चार्जेस का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया,
दो फुटबॉल्स हैं, इनको पास पास रख दिया हमने, तो यहां पर ये लॉ फेल है, मतलब नहीं, इनको दूर लेके जाना पड़ेगा, पॉइंट चार्ज बनाना पड़ेगा, तब ये लॉ अप्लाई होगा, यहां अप्लाई नहीं होगा। बात समझ गए मेरी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है इसका, अगर मान लो दोनों चार्ज स्टैटिक हैं, चार्ज भाई दो चार्ज के ऊपर तो फोर्स लगेगा, अगर बोथ चार्जर मूविंग तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। दोनों चार्ज अगर मूव कर रहे हैं, दो चार्ज के बीच में तो फोर्स लगेगा ना, इफ बोथ चार्जेस आर मूविंग तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, ये इसका ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं। इट इज नॉट एप्लीकेबल, क्यों एप्लीकेबल नहीं है, लॉ इज नॉट, बड़ा बड़ा लिख देते हैं थोड़ा, लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन बोथ चार्जेस आर मूविंग, व्हेन बोथ चार्जेस, अगर दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर एक चार्ज मान लो Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, एक मूव कर रहा है और दूसरा स्टैटिक है, मतलब ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है अपनी जगह, ये स्टैटिक है, ये मूवमेंट कर रहा है, तो क्या अब ये लॉ एप्लीकेबल होगा? यस होगा। अगर दोनों ही चार्ज स्टैटिक हैं, ये भी स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पोजीशन पे, और Q2 भी स्टैटिक है, तो क्या ये लॉ एप्लीकेबल होगा? जी होगा। एक मूव कर रहा है, दूसरा स्टैटिक है, तो भी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर दोनों मूव कर रहे हैं चार्ज, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ गए? तो स्टैटिक भी अगर दोनों हैं तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, बट फिर भी कंडीशन क्या है, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, काफी दूर होने चाहिए, ठीक है। एक्सटेंडेड चार्ज जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। तो इसको रिमूव करते हैं। अब करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिमूव, ठीक है। तो रिमूव कर रहा हूं, और फैन तो कर दिया रिमूव इसको, और ये अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, सबसे पहले यहाँ पर अब हमने पढ़ना है क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या पढ़ना है? आज का लास्ट टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझा देता हूँ, बहुत आसान है। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास एक चार्ज है, यहाँ ले लेते हैं, ये मेरे पास चार्ज Q1 है, यहाँ है Q2, यहाँ है Q3, समझ रहे हैं, यहाँ है Q4, यहाँ है Q5, सारे क्या कर रहे हैं, ये इसको फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स लगा रहा है लॉन्ग द लाइन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ड्यू टू 4, ठीक है। और ऐसे ही ये इस पे फोर्स लगा रहा है यहाँ, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ऐसे ही फिफ्थ वाला भी ऐसे लगाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। मानो फिफ्थ चार्ज हमारा यहाँ है, यहाँ Q5 है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फिफ्थ। तो आप देखिए जितने चार्जेस है, अगर एक चार्ज के ऊपर मैं देखूं कि फोर्स लग रहा है, तो सारे चार्जेस मिलके जो वेक्टर सम का फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर, वो इसके ऊपर फोर्स फाइनल नेट फोर्स आएगा इसके ऊपर। अगर मैं बोलूं F नेट किसके ऊपर, ऑन 1 पहले चार्ज के ऊपर, तो पहले चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज जो लगा रहा है, तो फर्स्ट के ऊपर सेकंड चार्ज एक फोर्स लगा रहा है, प्लस फिर फर्स्ट के ऊपर कौन लगा रहा है, तीसरा भी लगा रहा है, फिर प्लस फर्स्ट के ऊपर फोर्थ भी लगा रहा है, फिर प्लस फर्स्ट के ऊपर कौन लगा रहा है, 5 भी लगा रहा है। जितने मर्जी चार्जेस हो सकता है n चार्जेस हो यहाँ पर, तो फर्स्ट के ऊपर कौन सा 1n आ जाएगा लास्ट में, डॉट 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 1n आ जाएगा, मतलब कितने भी चार्ज हो सकते हैं, फिर फर्स्ट के ऊपर n चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा। बात समझे हो नहीं समझे? मतलब
किसी एक चार्ज के ऊपर अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हमारे पास हो तो किसी एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है सारे चार्जेस के द्वारा, तो हम उनका वेक्टर सम कर देंगे फोर्सेस का जो इस चार्ज के ऊपर लगा रहे हैं, जितने भी वहां चार्ज हैं सिस्टम ऑफ एन चार्जेस में। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि दैट इज in a system of n charges, in a system of n charges, लिख देता हूं मैं n charges, the force on one particular charge, मान लो 1 ले लिया है, 2 ले, इसे 2 भी हो सकता था, on one charge is equal to the वेक्टर सम तो कर रहा हूं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस applied by all the charges on the given charge. In a system of n charges, the force on a one charge is equal to the vector sum of all the forces of other charges applied on a charge, या on a given charge लिख दें, applied on a given charge, जो चार्ज हमें दे रखा है गिवन, उसके ऊपर। बात समझे? अब देखो डेफिनेशन ये रहा, इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस द फोर्स ऑन अ वन चार्ज, तो वन चार्ज एक फोर्स ले लिया मैंने, कोई चार्ज एक ले लिया, एक पे सारे फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने भी यहां पर हैं, अगर एन चार्जेस है तो एन वाला भी फोर्स लगा रहा है वन वाले पे। सो फोर्स ऑन अ वन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने फोर्सेस है, ऑल द फोर्सेस ऑफ अदर चार्जेस अप्लाइड ऑन अ गिवन चार्ज, तो गिवन चार्ज के ऊपर जो सारे फोर्स लगा रहे हैं उस सबका वेक्टर सम कर दो। बात समझे? अगर मैं बोलूं फोर्स, नेट फोर्स ऑन एन चार्ज पे अगर पूछूं मैं तो क्या बोलेंगे? एन चार्ज पे पहला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, एन चार्ज पे दूसरा चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे लिखेंगे। एन चार्ज के ऊपर तीसरा वाला भी फोर्स लगा रहा होगा, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही एन चार्ज के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा होगा? कौन फोर्स लगा रहा होगा? n-1 वाला चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। तो ये इस तरह से लिख लो, चाहे इस तरह से लिख लो। दिस इज कॉल्ड अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब कहने का ये है कि अगर सिंगल चार्ज सिस्टम ऑफ एन चार्जेस है, वहां पर अगर एक चार्ज के ऊपर कोई सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है तो सबका वेक्टर सम कर दो, उतना फोर्स उसके ऊपर लग रहा है इस चार्ज के ऊपर। बात समझे? तो सिंपल सा आज का कॉन्सेप्ट हमारा केवल बाय डियर स्टूडेंट्स यही कॉन्सेप्ट था आज का, और आज हम यहाँ क्लास करते हैं ओवर। अब नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक अलग से क्लास रहेगी 1 घंटे की कम से कम, जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, IIT लेवल तक के न्यूमेरिकल्स आपके कवर करा दूंगा। बस आप आज इस कॉन्सेप्ट पे काम करिए, इसको रिवीजन करिएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट पे काम करिए, रिवीजन करिए, और बाकी आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।